आइए एक बार अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करें जिसके कारण हमारा नाम उपाध्याय है, आपका पटेल है, किसी का यादव है, किसी का मिश्रा है, कोई मारवाड़ी है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई तमिलियन है। बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। मैं उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने किसी कारणवश कुछ दिन के लिए धर्मांतरण तो कर लिया था, लेकिन बहुत जल्दी फिर से वापस आ गए और उन्होंने सनातन धर्म में फिर से अपनी आस्था व्यक्त किया। उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं। आज 2025 का मेरा 127वां कार्यक्रम है। 127वां। ये सब मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 185 दिन काम करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट 300 दिन काम करती तो हम ये काम नहीं कर पाते। तो हमें यह अवसर मिलता है कि 185 डेज सुप्रीम कोर्ट में, बाकी के सारे दिन बाहर। 127 दिन 27वां कार्यक्रम है। मैं काउंट कर रहा था तो 2025 में 150 दिन घर से बाहर रहा। साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 150 दिन में बाहर रहा अभी तक। आप ही हमारा परिवार है, आप ही के बीच में रहता हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए घर में कोई दिक्कत नहीं है, घर का काम धाम चल रहा है। लगभग ये कहिए हमने संन्यास ले लिया अब तो। गुजराती समाज के बीच में कार्यक्रम हो रहा है और गुजरातियों में भी पटेल के बीच में हो रहा है। सुबह इतना नाश्ता कर लिया है जोरदार कि अब तो उमिया माता की जय और स्वामीनारायण भगवान की जय बोल के पानी पी के पीछे बैठने की इच्छा हो रही है। तो थोड़ा पानी इधर दे दो भैया। न कहते कहते भी अमृत भाई पटेल ने इतना भोजन करा दिया कि अब जो है वो पूरा गुजरात अंदर महसूस हो रहा है। अमृत भाई कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, पीछे बैठे। अब बुलाओ, आगे बुलाओ इनको। 1-2 साल पहले आपने टीवी में शीश महल की चर्चा सुनी होगी। दिल्ली में केजरीवाल का शीश महल। उसमें एक शब्द बहुत बार बार आता था, टोटो टॉयलेट, टोटो टॉयलेट। मैंने खूब उसकी चर्चा सुनी थी, लेकिन देखी नहीं थी टोटो कैसा होता है। कल अमृत भाई के यहाँ शाम को गया, भोजन के पहले बोले हाथ धो लीजिए। हाथ धोने गया तो वहाँ पूरा टॉयलेट में गया, सारी बटन 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 बटन, इधर बटन उधर बटन उधर बटन। मैंने कैसी कैसी टॉयलेट है, इसमें सारी बटन बटन है, रिमोट भी लगा हुआ है, इंडिकेटर भी जल रहा है। तो ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था टोटो। तो जो काम मैं दिल्ली में नहीं देख पाया था, वो काम आपके बीच में देख लिया। इसलिए पटेल समाज को और विशेष रूप से धन्यवाद। हमें टोटो देख लिया मैंने। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस एरिया का नाम घाट कोपर क्यों है। इस एरिया का नाम तो घाट पटेल होना चाहिए। सारे पटेल भोजन पे बैठे, सारे पटेल, अशोक पटेल, अमृत पटेल, प्रकाश पटेल, सारे भाई पटेल, भाई पटेल, भाई पटेल, भाई पटेल। तो इस एरिया का नाम अगर कुछ दिन के बाद घाट कोपर के बजाय अगर घाट पटेल कर दिया जाए, कोई दिक्कत है क्या? व्यवस्था इतनी बढ़िया है। पेड़ के सारे डालियां इधर, पेड़ के पत्ते इधर और पेड़ के सारी जड़ें इधर, पेड़ के तने इधर। देखिए, रमा सन्याल जी आई हैं, दादर में रहती हैं, मैं प्रणाम करता हूं। पवई में रहती हैं, हाँ। मुंबई में कहीं भी कार्यक्रम होता है, संगीता जी, रमा जी तो पीछे बैठी हुई हैं, संगीता जी बैठी हैं। आरबीआई से बहुत सीनियर पोस्ट पे रिटायर हुई हैं, लेकिन कहीं उनको पता चल जाता है मेरा कार्यक्रम है तो ज़रूर आशीर्वाद देने आती है।
एक दिनेश भाई मेहता भी हैं, उनके साथी मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं, मेहता जी दिखाई नहीं दे रहे, पता कहाँ, जरा फ़ोन मिलाइए मेहता जी कहाँ रह गए, उनको आए क्यों नहीं। तो प्रकाश भाई आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया। रमा दीदी आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको बुलाया। आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे सुनने का अवसर प्रदान किया, आप लोग सुनने आए हैं। पानी दे दो भाई साहब, नाश्ता तगड़ा किया हुआ है। पहले मैं इंजीनियर था। आपके सामने 2 बॉटल, एक चेयर पे ही रख दी, और मेरी 2 बुक्स थी, रख दी, मेरी बुक्स थी, दे दी। पहले मैं इंजीनियर था। एक पहले स्कूटर बनती थी एलमेल वेस्पा में, उसमें था, फिर उसके बाद हीरो होंडा में गया, फिर मैं मारुति में गया, फिर मैं दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिला। तो मैं जहाँ जाता था एक ही चीज़ सोचता रहता था, हमारा भारत ऐसा क्यों नहीं है। जापान गए तो देखा कि यार जापान में जो समस्या भारत में है तो जापान में नहीं है, क्या चक्कर, क्या है, दिक्कत कहाँ से हो रही है। अल्टीमेटली सारे देवी देवता तो भारत में जन्म लिए, सारे महापुरुष भारत में जन्म लिए, वेद पुराणों की रचना भारत में हुई, उपनिषदों की रचना भारत में हुई, सब कुछ यहाँ हुआ। तो फिर हमारा देश जापान जैसा क्यों नहीं है, हमारा देश सिंगापुर जैसा क्यों नहीं है। जब कोई समस्या लिखे तो उस पर एक 5W एनालिसिस होती है, जो इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, मैनेजमेंट के छात्र होंगे, उनको पता है, उसको कहते हैं 5W एनालिसिस। किसी समस्या में आप 5 बार वाई लगाइए, उसको कहते हैं वाई वाई एनालिसिस। तो मैं वाई वाई एनालिसिस करता था। तो एक बात मुझे समझ में आई, हमारे देश के नेता तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे देश का कानून घटिया है। हमारे डॉक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन हमारी दवाई गड़बड़ है। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। तो उसके बाद फिर हमने अपना इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ा। फिर मैंने सोचा ये दवाई बदली कहाँ जाएगी, तो समझ में आया दवाई बदली जाएगी या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो संसद में। हमारे जैसा गरीब परिवार का बच्चा संसद पहुंचने का सपना, मुझे लगा बहुत गड़बड़ है। टिकट भी आजकल बड़े महंगे बिकते हैं, 25-25 करोड़ का टिकट बिकता है। तो मैं कोई पटेल तो हूँ नहीं, अश्विनी पटेल नहीं हूँ कि मैं टिकट खरीद लूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा यार एक काम करो, संसद नहीं पहुँच पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी कैसे जाएं, क्योंकि माता पिता गांव में रहते हैं, उनको ही देखभाल करनी है, शादी हो गई है। संयोगवश हमारे 2 बेटे हुए, बेटी हुई नहीं। तो मैंने कहा चलो दहेज से हो गई छुट्टी। और उसके बाद हमारी पत्नी को सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर की जो जॉब मिल गई, और जॉब मिली उनको 8,500 रुपए की। और उस समय हमारी सैलरी थी मारुति में 1 लाख रुपए। जैसे ही 8,500 की नौकरी मिली, 2 बच्चे हो गए, मैंने कहा दहेज देना नहीं है, 8,500 में घर चल जाएगा। मैंने 1 लाख की नौकरी छोड़ दिया। और तब से अब तक सुप्रीम कोर्ट में ही दवा बदलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे सांप अंदर बैठे हुए हैं, उन सांपों को पकड़ पकड़ के ले आके सुप्रीम कोर्ट में पटकता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट को भी पता चलता है कि भारत में कितने सांप बैठे हुए हैं, फिर सरकार को भी पता चलता है कि भारत में कितने सांप हैं। तो चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट हो, ऐसे 50 से ज़्यादा हमने 1950 के बाद बने कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हर साल मैं अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता था, उसके चक्कर में एक बार जेल भी जाना हुआ। लेकिन मुझे खुशी है कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें से 1,500 कानूनों को ख़त्म कर दिया। तो अब हमारी अंतिम लड़ाई चल रही है, जिसमें से 225 अंग्रेजी कानून बचे हुए हैं और 50 कांग्रेसी कानून बचे हैं। कुल मिला के 250 कानूनों की लड़ाई है। और भगवान ने चाहा तो अपनी अभी इन्हीं आँखों से देखते देखते वो काम करके जाऊंगा।
इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसके 5 से ज़्यादा बच्चे? हाथ उठाइए ज़रा। है कोई 5 से ज़्यादा वाला? 4 से ज़्यादा वाला कोई? एक पीछे से हाथ उठ गया, ताली बजाइए उनके लिए। लेकिन आपके तो हैं, आपके बेटे के कितने बेटे हैं? अब आप सोचिए, पटेल पाटीदार अगर 2-2 करेंगे, जो सक्षम है 4-5 करने के, तो बाकी कौन कर सकता है? मैं कोई जनसंख्या उसको प्रमोट नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। भारत की समस्याओं के एनालिसिस करिए तो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2% है। यंग जनरेशन बैठी हुई है, जेन जी भी बैठी हुई है, बाद में गूगल करके देख सकती है। हमारे पास दुनिया की ज़मीन कितनी है? हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पीने वाला पानी है, और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। अगर वाई एनालिसिस करिए, जल जंगल जमीन की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जोर जोर बोलिए, जल जंगल की जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या का मूल कारण। अरे भाई, पटेलों की आवाज इतनी धीरे आ रही है। गरीबी का मूल कारण, भूखमरी का मूल कारण, कुपोषण का मूल कारण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। आवाज फिर धीरे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। सड़क पे भीड़, रेलवे में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, हाई कोर्ट में भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, चोरी लूट झपटमारी, नशा तस्करी, भाड़े पे हत्या, मानव तस्करी, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, रोटी पे थूकना, जूस में पेशाब, दाल में लैट्रिन, बाल विवाह, बहु विवाह। इतनी समस्याओं का मूल कारण क्या है? यानी अगर एक समस्या ठीक कर दे तो 50 समस्याएं ठीक हो जाएंगी। हो सकती नहीं हो सकती? और भारत का संविधान कहता है हम दो हमारे दो कानून होना चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस पूरी पृथ्वी पे, पूरी दुनिया में जब ये पृथ्वी बनी, आज के हजारों साल पहले ये कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। भगवान श्री राम के कितने बच्चे? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। भगवान श्री राम ने कितना विवाह किया? लक्ष्मण जी ने कितना किया? भरत जी ने कितना किया? शत्रुघ्न जी ने किया कितना किया? इस मानव इतिहास में आज के हजारों साल पहले हम दो हमारे दो सबके दो वाला सिस्टम लागू हो चुका है। तो अगर संस्कृति के हिसाब से देखिए तो भी होना चाहिए, संविधान के हिसाब से देखिए तो भी होना चाहिए, वर्तमान जरूरतों के हिसाब से देखिए तो भी होना चाहिए। आपको शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है। मुंबई का 80% दूध मिलावटी है, आपका 70% पनीर मिलावटी है, आपका 70% के आसपास फल सब्जी सब में जहर भरा हुआ है। आपको कैंसर हो रहा है, आपको लंग की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। क्यों? जहरीला खाना, जहरीला आटा, जहरीली दाल, जहरीली सब्जी, जहरीला जूस। मुंबई की क्षमता मात्र 20 लाख लोगों की है, मात्र 20 लाख। और मुंबई में रहते कितने हैं? 2 करोड़। एक कमरे में 2 लोग रहेंगे, आराम से रहेंगे। एक कमरे में 3 लोग रहेंगे, फिर भी काम चल जाएगा। 4 रहेंगे, चलो फिर भी चल जाएगा। एक कमरे में 20 लोग रहेंगे, ठीक से रह पाएंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और इस जनसंख्या विस्फोट का अल्टीमेटली भुगत कौन रहा है? आप भुगत रहे। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है
तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। और ये 2 करोड़ जो घर बनता है किसके पैसे से बन रहा है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, किसके पैसे से? बच्चा कोई और पैदा कर रहा है, इनकम टैक्स आपको देना पड़ रहा है, टोल टैक्स आपको देना पड़ रहा है, रोड टैक्स आपको देना पड़ रहा है, वैट आपको देना पड़ रहा है, जीएसटी आपको देना पड़ रहा है। आप टैक्स दे दे के पागल हो जाएंगे, टैक्स दे दे के खत्म हो जाएंगे। मैं तब भी कहता हूं भारत में गरीबी खत्म नहीं हो सकती, भूखमरी खत्म नहीं हो सकती, कुपोषण नहीं खत्म हो सकता। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट करवा पाती है तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। भारत की जनसंख्या जब 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे। आज जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है, 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी लगभग 60% लोग गरीब हो चुके हैं। तो पहले 1950 में 10% गरीब थे, आज 60% गरीब हैं। गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? जोर से बोलिए जरा। बढ़ रही। हमको तो 20 साल के बाद विनाश दिखाई दे रहा है। लिख के रख लीजिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो 20 साल के बाद विनाश होगा। हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे, कम तो आज भी पड़ चुके हैं, बिल्कुल कम पड़ जाएंगे। और याद रखिए, जब मिलावटी दूध आएगा तो केवल साकीनाका वाले थोड़ी मिलावटी पिएंगे, घाटकोपर वाले पिएंगे कि नहीं पिएंगे? जोर से बोलिए जरा। आप हम दो हमारे दो करो, लेकिन एयर पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, वाटर पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, नॉइज पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, लैंड पोल्यूशन आपको भी मिलेगा, प्लास्टिक पोल्यूशन आपको भी मिलेगा। यानी जो 12 करेगा, 15 करेगा, वो जो परिणाम झेलेगा वही परिणाम आपको भी झेलना पड़ेगा। तो तरीका क्या होना चाहिए? हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन वो बनेगा कैसे? बनेगा कहाँ? संसद में। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में हूं, संसद में तो मैं नहीं हूं कि मैं वहां आवाज उठाऊं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो संसद में उनको पकड़ना पड़ेगा। आपके घाटकोपर का सांसद कौन है? आपके इस एरिया का सांसद कौन है? कौन सी पार्टी के हैं? अरे वो किसी पार्टी के हो, सांसद सांसद होता है। एक बात याद रखिए, सांसद किसी पार्टी का नहीं होता। सांसद को वेतन कोई पार्टी नहीं देती, सांसद को भत्ता कोई पार्टी नहीं देती, सांसद को फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, फ्री की सिक्योरिटी, फ्री का खाना बनाने वाला, फ्री की गाड़ी कोई पार्टी देती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। सांसद को आजीवन पेंशन कोई पार्टी देती है क्या? नहीं। सांसद को सारी सुविधाएं देने वाला कौन है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए, कौन देता है? आप देते हैं। आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, आपके वैट से, आपके टीडीएस से उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है, वो किसी पार्टी का हो, आप उसको पकड़ के कहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। और एक बात और भी याद रखिए, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए तो भी वो सांसद नहीं कहलाता। कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दे तो भी वो सांसद नहीं कहलाता। सांसद वो तब कहलाता है जब वो संसद में जाके संविधान की शपथ ले लेता है। उसके पहले तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा। वो 10 लाख वोट, 20 लाख वोट, 30 लाख वोट से जीत के चला जाए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सांसद का वेतन भत्ता तब कब मिलेगा? जब वो शपथ ले लेगा। शपथ लेने का मतलब जो कुछ इसमें लिखा हुआ उसको लागू करना। और शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये बनाना किसका काम है? अब एक चीज बताओ, डॉक्टर दुनिया भर का भाषण करे और अच्छी दवाई ना दे तो उसको अच्छा डॉक्टर कहेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर दुनिया भर की बातें करे, शेरो शायरी करे, चुटकुला सुनाए, सब कुछ करे और ठीक से गाड़ी ना चलाए, उसको अच्छा ड्राइवर बोलेंगे क्या? मिस्त्री दुनिया भर का भाषण दे, आप सारे लोग तो कॉन्ट्रैक्टर हो, मिस्त्री दुनिया भर का भाषण दे लेकिन ठीक से घर की दीवार ना बनाए, उसको अच्छा मिस्त्री कहेंगे क्या? उसको आप रखना पसंद करेंगे क्या? वैसे ही सांसद फीता काटे, मोमबत्ती जलाए, फलाने करे, ढिकाने करे, दुनिया भर का काम करे, लेकिन संविधान में लिखी हुई बात को लागू करवाने के लिए संसद में आवाज ना उठाए तो अच्छा सांसद हो सकता है क्या? नहीं। गड़बड़ी कहां होती है? गड़बड़ी ऐसे होती है,
जब हमको कुक चाहिए, अपनी जाति वाला नहीं ढूंढते, अच्छा कुक चाहिए। हमको ड्राइवर चाहिए, अपनी जाति वाला नहीं ढूंढते, अच्छा कुक ड्राइवर चाहिए। डॉक्टर दवाई के पहले जाति वाला डॉक्टर नहीं ढूंढते, क्या ढूंढते हैं? अच्छा डॉक्टर। मोची जाति का हो चाहे ना हो, अच्छा मोची। हम इतने स्वार्थी हैं, हम इतने सेल्फिश हैं कि जहां हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है वहां हर जगह हम क्वालिटी ढूंढते, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढते, अकाउंटेबिलिटी ढूंढते, और जिसको देश चलाना है उसमें केवल अपनी जाति ढूंढते। मेरी जाति वाला हो जाए बस, बात खत्म। वो तो गए, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, बेटा मुख्य यादव का क्या हो गया? कितना कल्याण हो गया? हो गया क्या? नहीं। बहन जी बन गई, मुख्यमंत्री बन गई 2-3 बार, दलितों का पूरा कल्याण हो गया क्या? नहीं। अरे गरीबी तब खत्म होगी जब जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। बहुत सीधा सा फैसला है, जो समुदाय हम दो हमारे दो फॉलो करता है वो गरीबी से उठ के ऊपर चला जाता है, जो हम 5 हमारे 25 करता है वो गरीब का गरीब बना रहता है। और डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। डेमोग्राफी कैसे बदल रही है इसको आप समझिए। आप वर्तमान वोटर लिस्ट निकाल लीजिए और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल लीजिए। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। जिस दिन कंपेयर कर लेंगे आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। मेरी रातों की नींद इसीलिए गायब हो रखी है क्योंकि मैं एरिया वाइज वोटर लिस्ट को कंपेयर कर रहा हूं। और आपको बता दूं, भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 500 जिलों में मैं अब तक जा चुका हूं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिले यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे गुजरात का कच्छ वाला बॉर्डर हो, राजस्थान का राधनपुर वाला बॉर्डर हो, आपका उत्तराखंड का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड का बॉर्डर हो, यूपी का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, गोवा का बॉर्डर हो, त्रिपुरा का बॉर्डर हो। भारत के बॉर्डर पर जो 300 तहसीलें हैं उसमें से 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कुछ दिन के बाद जानते हैं क्या होगा? आपसे जीएसटी बढ़ाते समय कोई सरकार पूछती है क्या, भैया जीएसटी बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इनकम टैक्स बढ़ाते समय कोई पूछता है क्या बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? अगर ये डेमोग्राफी में बदलाव नहीं रुका तो 20 साल के बाद सरकार कहेगी काम करो, आपके पास तो 2 मकान है, एक मकान आप रख लो, दूसरा छोड़ दो ना, गरीब है बेचारे कहां रहेंगे, हम सरकार कितना घर बना के देगी? अब देश में सबके पास एक मकान रहेगा, सबका दूसरा तीसरा मकान गया। यही होगा, मैं आपको बता रहा हूं। यह मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सरकार को कोई नियम कानून बनाने से कोई रोक सकता है क्या? और सरकार, याद रखिए, डेमोक्रेसी में धन बल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, बुद्धि बल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल होता है जनबल। धन बल, बुद्धि बल, विवेक बल सब बेकार है। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल क्या होता है? मान लीजिए भाई साहब के घर में 4 वोट है, आपके घर में 20 वोट है। अब मुझे पार्षद प्रधान का चुनाव लड़ना है, मैं किसके यहां जाऊंगा? जोर से बोलिए जरा। 20 वाले के पास। और 20 वाले कहेगा कि काम करना, ये भाई साहब, ये जो पटेल साहब बैठे हैं, इनके पास 3 मकान है, सरकार बनने के बाद आप एक योजना ले आना, अब एक मकान रख पाएंगे, बाकी 2 मकान मैं ले आऊंगा कि नहीं ले आऊंगा? जोर से बोलिए जरा। बहुत सीधा सा फंडा है ये। अगर जिस तरीके से डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, 20 साल के बाद कानून आएगा, किसी के पास 2 बीघे से ज्यादा खेती नहीं होगा। लो जी, कर लो, बचा लो अपना फार्म हाउस। बचा सकते हो क्या? नहीं।
20 साल के बाद कानून आएगा, आप सबके पास एक एक घर रहेगा। आप भी सोचोगे काम करो यार, एक 4 BHK, एक 3 BHK, एक 2 BHK, चलो 4 वाला हम रख लेते हैं। आप उसी में खुश हो जाओगे, चलो मेरा 4 वाला बच गया, चलो 3 और 2 वाला जाने दो। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, ये जो जनसंख्या विस्फोट है इसको रोकने के लिए आवाज उठाइए। ये बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक है, और बम विस्फोट रोकने के लिए हमारे पास और भी साधन हैं। पुलिस है, सेना है, CRPF है, अर्धसैनिक बल है, बाकी लोग बम विस्फोट रोकने के लिए हैं। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कोई है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। और बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक जनसंख्या विस्फोट है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा तो कुछ लोग नहीं मानेंगे। 100% मानेंगे, 100%। चीन में सब लोग माने कि नहीं माने? जोर से बोलिए जरा। उन्होंने कानून ये बनाया था, पहले उन्होंने हम दो हमारे एक बनाया, बाद में हम दो हमारे दो बनाया। उन्होंने कानून बनाया कि जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। हमारे पास भी कानून हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जोर से बोलिए। कोई लागत आएगी क्या? कोई रोकने आएगा क्या? नहीं। अब आप में से कुछ के मन में चल रहा होगा, नहीं, कुछ लोग सड़क पे उतर जाएंगे। जो आपके मन में चल रहा होगा मैं सवाल जवाबी साक्षात देता जाता हूं। कैसे सड़क पे उतर जाएंगे? चीन में कोई उतरा क्या? याद रखिए, आप लोग तो पटेल हैं। पटेल तो पाटीदार समाज है, खेती करने वाला समाज। पूर्वज हमारे कैसे खेती करते थे? सीधे सीधे बीज की बुआई करते थे क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून सीधे सीधे बना देंगे तो लोग सड़क पे उतरेंगे। उसके पहले भारत में जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान का आर्टिकल 355 कहता है, देश में अगर इंटरनल अशांति हो, आंतरिक अशांति हो या कोई बाहरी खतरा हो तो सरकार आर्टिकल 352 लगा सकती है, यानी भारत में इमरजेंसी लगा सकती है। भारत में इमरजेंसी लगी थी। कब लगी थी? 75 में। लेकिन वो क्या संविधान बचाने के लिए लगी थी? क्या सनातन बचाने के लिए लगी थी? क्या राष्ट्र बचाने के लिए लगी थी? क्या उस समय कोई युद्ध हो रहा था? नहीं। वो आर्टिकल 352 लगा कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए। अगर इस देश में कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए आर्टिकल 352 लग सकता है, इमरजेंसी लग सकता है, तो राष्ट्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की परंपरा को बचाने के लिए आर्टिकल 352 लगा देना चाहिए, नहीं लगा देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। क्या करेंगे इस डेमोक्रेसी को? अचार डालेंगे इसका? अरे साल 2 साल बिना डेमोक्रेसी के रह लेंगे, साल 2 साल बिना चुनाव के रह लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? एक बार इस देश की जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। एक बार इस देश में 352 लगाइए और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए। भारत में अराजकता फैलाने वाले केवल 100 परिवार हैं। इस 150 करोड़ के देश को 100 परिवारों ने हाईजैक कर रखा है। उसमें 2-3 परिवार आपके महाराष्ट्र के भी हैं। जिस दिन भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना, ये सारे के सारे 100 परिवार भारत छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, अमेरिका भाग जाएंगे। वहां वो जाके कोई झुग्गी में नहीं रहेंगे, उनके फार्म हाउस वहां ऑलरेडी बने हुए हैं। और जैसे ही ये 100 गए, उसके बाद आप जो कानून बनाओ, आप सीए लागू करो, आप यूसीसी लागू करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करो, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करो, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करो, यूनिफॉर्म टैक्स कोड लागू करो, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू करो, पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, टैक्स रिफॉर्म करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, लफ्ज़ जिहाद के लिए कानून बनाओ, सीए बनाओ, जो करना है करो। किसी की हिम्मत नहीं है सड़क पर उतरने की। एक बात याद रखिए, बीमारी ठीक करने के लिए दवा खानी पड़ती है। दवा भले ही दवा कड़वी मीठी नहीं होती, थोड़ी सी कड़वी होती है।
बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चुभता है। और अगर बीमारी थोड़ी सी बड़ी हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर छोटा सा ऑपरेशन करना है तो लोकली उसको शून्य करना पड़ता है, लेकिन अगर बड़ा ऑपरेशन करना हो तो पूरी बॉडी को शून्य करना पड़ता। तो अगर किसी एक राज्य में ऐसी दिक्कत हो, चलो ठीक है राष्ट्रपति शासन लगा दो, लेकिन यहां तो पूरे देश की समस्या है। यहाँ तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक अगर आप कुछ भी ढंग का काम करने जाओगे, लोग डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले देश विरोधी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों को इनका इलाज करना पड़ेगा। जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब होगा कैसे? आपको सांसद से मिलना पड़ेगा। मिलेंगे क्या? जोर से हाथ उठाइए। पटेल समाज के लोग अपने सांसद से मिलेंगे? हाथ नहीं उठ रहा है, जरा हाथ उठाइए। जरूर मिलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इति श्री प्रथम अध्याय। हमारे पूर्वज कई बातें कह गए, हम उसको भूल गए। जैसे एक कहावत है, लोहा लोहे को, एक कहावत है, सठे साठ्यम समाचरित। किसने कहा था? भगवान कृष्ण ने बोला था। भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने बोला था। दुर्भाग्यवश हम अपने समाज में, अपने व्यवस्था में उन सिद्धांतों को लागू नहीं कर रहे। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। हर साल 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस में कंप्लेन करने के बाद, थाना करने के बाद, थाना घेरने के बाद, सांसद को घेरने के बाद, विधायक को घेरने के बाद, बहुत सारा एफर्ट करने के बाद कितनी वापस मिल रही है? 1.5 लाख। 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही हैं। साल में 365 दिन होते हैं और 3.5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ऑन एन एवरेज पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं भारत में। और ये जितने आंकड़े बता रहा हूं सब एफिडेविट पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। इन सारे विषयों पे मेरी पीआईएल चल रही है। भारत में प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यहाँ चार्टेड अकाउंटेंट भी बैठे हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है तो साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो, घटेंगे तो। और हम लव जिहाद के कारण घट रहे हैं, लैंड जिहाद के कारण घट रहे हैं, ड्रग जिहाद के कारण घट रहे हैं, घुसपैठ जिहाद के कारण घट रहे हैं, धर्मांतरण जिहाद के कारण घट रहे हैं, जनसंख्या जिहाद के कारण घट रहे हैं। हम 9 राज्यों में घट चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में घट चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं और बॉर्डर की 300 तहसीलों में घट चुके हैं। आप अपने घाटकोपर में घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? जरा जोर से बोलिए जरा। आप जो यहाँ रह रहे हैं, 25 साल पहले यही नज़ारा होता था शाम को मार्केट में, जो आज नज़ारा है क्या? जोर से बोलिए। कुछ आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कपड़े से, कुछ वेशभूषा से, कुछ त्योहारों से, कुछ विचारों से कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर जगह ऐसे नज़र आ रहा है। मैं पिछली बार आया, जुहू में रुका हुआ था। एक तुराकिया जी हैं, तुराकिया जी के घर एकदम बीच के किनारे ही है। उनके घर पे रुका हुआ था। वो कच्छ के रहने वाले। ऊपर से नीचे नज़ारा देखा। मुझे शाम को घूमने की इच्छा हुई तो मैंने कहा एक बार घूम के आते हैं। देखा नज़ारा तो नीचे समुद्र के किनारे पूरा काला 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 काला। हम ऊपर से इस समुद्र का दर्शन करते रहे, नीचे गए नहीं। ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं है तो एक दिन जुहू जाइए, सैटरडे शाम को, संडे शाम को देख के आइए, आपको समझ में आ जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक मेरी और पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। एक मेरी और पीआईएल अभी चल रही है जिसमें आपको यहाँ एसआईआर शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? एसआईआर, वो मेरी पीआईएल है जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं भारत में।
मैंने बिहार में दिया था 25 करोड़ फर्जी वोटर, 25 लाख फर्जी वोटर है, बाद में पता चला वहां तो 65 लाख फर्जी वोटर थे। मैंने यूपी में 40 लाख का आंकड़ा दिया है, 1 करोड़ फर्जी वोटर निकल चुके हैं। जो जमीन में है वो भी वोट दे रहे हैं, जो आसमान में है वो भी वोट दे रहे हैं, जो टेढ़े लेटे हैं वो भी वोट दे रहे हैं, जो सीधे लेटे हैं वो भी वोट दे रहे हैं, जो दुबई में है वो भी वोट दे रहे हैं, जो अरब में है वो भी वोट दे रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन से बात हो रही थी, बोले जी आपने आंकड़ा गलत दिया। मैंने कहा क्यों? 5 करोड़ तो दिया था। बोले नहीं, ये आंकड़ा लगभग 8 करोड़ के आसपास होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद कहां हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद कहां हो रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए कहां है? दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहां हो रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं? तो हम सुरक्षित हो रहे हैं या असुरक्षित हो रहे हैं? जोर से बोलिए। हमारे मंदिरों पे खतरा बढ़ रहा है, हमारे मंदिर सुरक्षित हो रहे हैं। हमारे संस्कृति पे खतरा बढ़ रहा है, घट रहा है। उमिया माता को मानने वाले की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? भगवान स्वामीनारायण को मानने वालों की संख्या बढ़ रही कि घट रही है? समाधान क्या है? समाधान तो बहुत है। या तो इन सारी समस्याओं के लिए अलग अलग कानून बनाया जाए, और या तो रामबाण किया जाए। एक है कहते हैं रामबाण, और उसका नाम है घर वापसी। घर वापसी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुझे खुशी है कि गुजरात में बहुत सारे हमारे पूर्वज जो पटेल थे वो वापस आ गए। कल मुझे ये किताब, बड़ी अच्छी किताब दी, चंद्रकांत जी ने घर वापसी के ऊपर लिखी हुई। एक बार खड़े हो जाए जरा, उनकी ताली बजा दीजिए, उनका स्वागत करिए। ये आपके ये भी लव पटेल हैं, ये कुश पटेल नहीं है। आप लोग पता है कि नहीं पता है? अच्छा, आप कुश पटेल हैं। हाँ हाँ, ये कड़वा उड़वा छोड़िए, कुश पटेल, लव पटेल और कुश पटेल। ये संभव हो तो इसको अंग्रेजी या हिंदी में करके भेजिएगा तो अच्छा रहेगा इसका। हाँ, इसको मैं अपनी किताब में, अपने बुक शेल्फ में रखूंगा इसको। अभी गुजरात में डॉक्टर पकड़ा गया था जो जहरीला केमिकल बना रहा था। वो कौन था? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। ना ना ना, कन्वर्टेड हिंदू। कौन था वो? चांदनी चौक में बम विस्फोट किसने किया? अरे जोर से बोलिए, कन्वर्टेड हिंदू। अजमल कसाब कौन था? बुरहान वानी कौन था? याकूब मेनन कौन था? सड़क पे पत्थरबाजी कौन करता है? ट्रेन में पत्थरबाजी कौन करता है? जिहाद कौन करता है? अलगाववाद कौन फैलाता है? आवाज कम हो गई है इधर। मजहबी उन्माद, मूर्तियों पे पत्थर, त्योहारों में हमारे खनन, बाबरी कौन बना रहा है? पीएफआई किसने बनाया? जैसे मोहम्मद किसने बनाया? लश्कर तोयबा किसने बनाया? लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, संविधान को खतरा, डेमोक्रेसी को खतरा, 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, बाल विवाह, बहु विवाह, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, चाची से निकाह, मामी से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन से निकाह, फुफेरी बहन से निकाह, ममेरी बहन से निकाह, मौसेरी बहन से निकाह। अरे जब इतनी सारी समस्याओं का मूल कारण कन्वर्टेड हिंदू है, तो जो कन्वर्टेड ही हो गया उसको दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे समस्या पहले हुई, जो
जैसे पहले कन्वर्ट हुए तो वैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी जिधर से आती उधर से ही जाती है। अगर मोटापा बढ़ गया है तो आपको भोजन छोड़ना पड़ेगा। जिधर से समस्या आती उधर से ही आती। सांप अगर उधर से आया आपको उधर से निकालना पड़ेगा। तो कन्वर्जन कैसे हुआ? या तो तलवार के दम पे हुआ, या बहला फुसला के हुआ, डरा धमका के हुआ, जजिया दे के हुआ। तो घर वापसी कैसे होगी? इसी में से कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं हमारे पास ये पैकेज है, तो हमारे पास तो दुनिया भर का पैकेज है। घर वापसी से क्या होगा? भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएगी। घर वापसी करने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। क्या? जोर से बोलिए। घर वापसी के बाद धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। क्या? घर वापसी के बाद लफ्ज़ जिहाद कानून बनाना पड़ेगा। क्या? भारत के बहुत सारे कानून बनाने ही पड़ेंगे, घर वापसी करा लिया जाए। घर वापसी के बाद भारत की संस्कृति बचेगी, भारत की परंपरा बचेगी, भारत का ज्ञान विज्ञान बचेगा, भारत का दर्शन बचेगा, हमारे मंदिर बचेंगे, हमारे पूर्वजों की अंतिम इच्छा पूरी होगी। घर वापसी से वीर सावरकर की इच्छा पूरी होगी। घर वापसी से सरदार पटेल की इच्छा पूरी होगी। घर वापसी के बाद गुरु गोलवलकर जी की इच्छा पूरी होगी। घर वापसी के बाद हमारे महापुरुषों की इच्छा पूरी होगी। घर वापसी से स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा पूरी होगी। घर वापसी से स्वामीनारायण भगवान की इच्छा पूरी होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा घर वापसी जानते हैं किसने कराया था? किसी एक व्यक्ति ने, वो है भगवान स्वामीनारायण ने। स्वामी, उसके बाद नंबर 2 पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उसके बाद नंबर 3 पे स्वामी श्रद्धानंद जी ने। हमारे महापुरुषों ने इतनी घर वापसी कराया और हम 2-2, 4-4 नहीं करा पा रहे। अरे आपके साइड पे 10-20 लोग काम करते होंगे, उसमें से मान लो 4 कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनको समझा के बुझा के घर वापसी नहीं करा सकते क्या? भाई कोई पिता चाहता है क्या कि उसकी बेटी के साथ हलाला हो? जोर से बोलिए जरा। कोई भाई चाहता है उसकी बहन के साथ हलाला हो? कोई पिता चाहता है उसकी बेटी के साथ सौतन आ जाए? कोई भाई चाहेगा उसकी बहन के साथ एक और सौतन आ जाए? कोई पिता चाहेगा उसकी बेटी के साथ बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए? नहीं। उनको समझाना है, बुझाना है, थोड़ा इधर लाना है। थोड़ी सी कोशिश और करिए, अहमद पटेल उधर से इधर आ जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश और करिए, मुनाफ पटेल उधर से इधर आ जाएंगे। बताना है बस। ये बताने का सबसे आवश्यकता इस बात की है, ये हमारे धर्मगुरु इसमें मामले में आ गया है, हमारे मठ मंदिर इसके लिए सामने आए। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है रोटी बेटी के रिश्ते की। मैं पूरे देश में घूमने के बाद बता रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए। मैं कानपुर में एक ठाकुरों का परिवार गांव है, पूरे ठाकुर आए, बोले साहब हम आने के लिए तैयार बैठे हुए, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता तैयार कर दो। हम तो नाम वाम सब छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए, हम नाम पहचान निशान सब छोड़ने के लिए बैठे हुए, हमारी घर वापसी करवा दो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता करवा दो। हम तो नहीं करा सकते, हम तो कोई बहुत बड़े ऐसे हैं नहीं कि हमारी बात सब लोग मान लेंगे। लेकिन हाँ, अगर प्रत्येक मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाए, प्रत्येक गुरुद्वारा घर वापसी का केंद्र बने, प्रत्येक जैन मंदिर घर वापसी का केंद्र हो, प्रत्येक मठ और मठाधीश अपना घर वापसी का टारगेट सेट करें, प्रत्येक कथावाचक अपना घर वापसी का टारगेट सेट करे, प्रत्येक मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अपना घर वापसी का टारगेट सेट करे, प्रत्येक शंकराचार्य अपना एनुअल टारगेट सेट करे, तो घर वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? घर वापसी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी, घर वापसी से सबल भारत बनेगा, घर वापसी से सक्षम भारत बनेगा, घर वापसी से समावेशी भारत बनेगा, घर वापसी से संवेदनशील भारत बनेगा, घर वापसी से विकसित भारत बनेगा, घर वापसी से राम राज्य आएगा, घर वापसी से पूर्वजों का सपना साकार होगा, घर वापसी से जो हमारे महान हमारे माताएं जिन्होंने जौहर किया या बहुत सारी और तकलीफ़ें झेली थी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए हम सब लोगों को मिल के कोशिश ये करना चाहिए, अपने जीवन में 1, 2, 3, 4, 5 जितने संभव हैं उनको वापस ले आना। इसलिए भी लाना ज़रूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो आपके घर में कोई एक बेटा, कोई परिवार का सदस्य भटक गया, आप उसको ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते? जोर से बोलिए ज़रा। नहीं मिलता है तो थाने में शिकायत दर्ज कराते हो। अब पुलिस की क्या ड्यूटी है? उसको ढूंढे। तो अगर आपके परिवार का कोई एक आदमी बिछड़ गया तो आप भी प्रयास करते हो और शासन भी प्रयास करता है, पुलिस भी प्रयास करता है, कोशिश है कि वो आदमी मिल जाए। ये संविधान की शपथ लेने वालों को समझ में नहीं आ रहा है
कि संविधान के प्रियम्बल में जितनी बातें लिखी हैं वो तभी पूरी होंगी जब घर वापसी होगी। इसलिए संविधान की शपथ लेने वाले सरकारों का भी ये कर्तव्य है वो घर वापसी के लिए योजनाएं बनाए। घर वापसी से संविधान मजबूत होगा, घर वापसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ बिलीफ होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ फेथ होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ वर्शिप होगी, घर वापसी से आपको सोचने की आज़ादी मिलेगी, घर वापसी से आपको लिखने की आज़ादी मिलेगी, घर वापसी के बाद आपको अपनी भोजन की स्वतंत्रता होगी, घर वापसी के बाद आपको वस्त्र की स्वतंत्रता होगी, घर वापसी के बाद आपको अपने रहन सहन की स्वतंत्रता होगी। आप त्यौहार मनाओ न मनाओ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? तो सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, जो मजहब हैं वो आपको गुलाम बनाते हैं। इस बात को सबको समझाना पड़ेगा, हमारे धर्म गुरुओं को। हमारे देश के संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को गलतफहमी है कि सारे धर्म एक समान होते हैं। सारे धर्म होते ही नहीं है। धर्म तो एक है, बाकी सारे क्या हैं? मजहब। मजहब नहीं सिखाता, सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा झूठ। पूरी दुनिया में लोग लड़ किस लिए रहे हैं? मजहब के लिए लड़ रहे हैं। सनातन धर्म किसी को लड़ा रहा है क्या? नहीं। एक और झूठ, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान पढ़ा कुछ भी नहीं, करे सारे एक समान है। एक और झूठ, मदरसा गुरुकुल एक समान है। न गुरुकुल में पढ़े न मदरसे में पढ़े, बिना पढ़े कह दिए गुरुकुल मदरसा एक समान है। मेरी एक PIL चल रही है, जो यंग जनरेशन इसको गूगल कर सकती है, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय गूगल करना। उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 25 अंतर बताए हैं, और मोटा मोटा मतलब आम भाषा में एक अंतर, जो मेन अंतर वो बता देता हूं। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। मजहब ही बैर रखना सिखाता है, धर्म नहीं सिखाता। धर्म कहता है धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, ये धर्म सिखाता है। मजहब कहता है पूरे दुनिया की जय नहीं हो, केवल हमारे मजहब वालों की जय हो। मजहब कहता है जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसका नाश हो। मजहब सिखाता है हमारे मजहब वालों में आपस में भावना हो, भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो, और हमारे मजहब का कल्याण हो। जबकि सनातन धर्म कहता है सबका कल्याण। तो धर्म आपको वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म आपको नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म आपको यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म आपको जननी जन्म भूमि से स्वर्गादप गरियसी सिखाता है, धर्म आपको सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके सिखाता है, धर्म आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखाता है। धर्म कहता है हमारा शादी का बंधन कितने साल का है? जोर से बोलिए जरा। 7 जन्मों का। अब बहुत सारे लोगों का 650 साल बचा हुआ दिख रहा है हमको इसमें। कुछ लोगों का 640 साल बचा है, कुछ लोगों को 660 साल बचा हुआ है। ऐसे ही लोग, सब लोग पहले मान के चलते हैं ये वाला पहला है, बाकी 650 साल बाद में होगा। और दूसरी तरफ मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हमारे देश में बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी लंबे होते हैं। जैसे ये मकान आपको मिला है तो 99 साल की लीज पे मिला होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितने साल का है? 99 ईयर, यानी एक जन्म का साथ तो है ही है। यहां कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई उसमें टाइम नहीं है, वो 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है। 3 दिन पहले ही आपके गुजरात से, आपके भावनगर से एक लड़की करिश्मा आई, आगा खानी है वो। बोले साहब हम तो हिंदू हैं। हमने कहा हिंदू? हाँ। बोले हिंदू है, लेकिन हमारे पति ने हमको तलाक दे दिया। लो जी, ये भी शुरू हो गया। एक कलबुर्गी कर्नाटक से डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गाइनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। पति को पसंद नहीं आया, बोला जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। वो बेचारी सईदा अमरीन गई काजी के पास, बोले हमको 3 बार बोला आज़ाद किया, आज़ाद किया, आज़ाद किया, इसका मतलब क्या है? बोले तू आज़ाद हो गई, जा। जिस देश में नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गया, जिस देश में 7 जन्मों का साथ कहा जाता है, जिस देश में जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरियसी कहा जाता है, जिस देश में नारी तू नारायणी कहा जाता है, जिस देश में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, वहां बात बात पे SMS पे छुट्टी,
व्हाट्सएप पे छुट्टी, ईमेल लिख के छुट्टी। एक बेनजीर हिना है, जर्नलिस्ट है, रिपब्लिक में काम करती है, उसका हस्बैंड एडवोकेट है, उसको एक स्पीड पोस्ट भेजा और साइन खुद नहीं किया, उसके वकील ने साइन किया, जाओ तुम्हें तलाक़े हसन दे दिया। 30 दिन के बाद एक और चिट्ठी भेजी, जाओ तुम्हें तलाक़े हसन दिया। कुल कितने खर्च हो गए? 60 रुपए। और बाद में उसने 60 रुपए और 30 रुपए और बचा लिया। तीसरी बार उसने जीमेल कर दिया, जाओ तुम्हें तलाक दिया। और बाद में उसको पेटीएम कर दिया, 15,000 रुपए पेटीएम किया, बोले तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। दिल्ली एनसीआर में जहां 5,000 रुपए के कमरा नहीं मिलता, उसमें टोटल 3,000 रुपए में कितना खर्चा दिया? 15,000। और छोटा बच्चा अली 8 महीने का, बोले इसका 3 महीने का 3,000 रुपए दूध पीने का खर्चा, लो 18,000 रुपए में तलाक़े हसन हो गया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ रहा हूं। इस देश में अगर हम बताएं कि सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद कितने फायदे हैं, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बोलिए जरा। आएंगे। हम बता ही नहीं रहे, हमारे पास है बताने के लिए सब कुछ, फिर भी नहीं बता रहे। उनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है, फिर भी बता रहे। नासा वाले कब से विमान उड़ा उड़ा के ढूंढ रहे हैं, आज तक 72 तो छोड़ो 7 भी नहीं मिली। नासा वाले ढूंढ के लौट आए, एक भी नहीं। कह रहे थे 130 फीट की 72 है, वहां 7 फीट की एक भी नहीं मिली। ऐसे झूठ परोस परोस के लोग बरगला के सबको कह रहे हैं जी दूध की नदी है, आज तक वहां दूध मिला ही नहीं। नदी कहां मिली? एक लीटर दूध नहीं मिला। कह रहे वहां फूलों का गद्दा है, फूल है ही नहीं वहां पे। कह रहे वहां केसरी शराब है, केसर है ही नहीं वहां पे। कह रहे जी 72 है 130 फीट की, एक भी नहीं मिली 7 फीट की। ऐसा परोस परोस के लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां बताने के लिए सब कुछ है। यहां आओ, इक्वलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है। यहां आओ, 7 जन्मों का साथ है। हम बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे हैं। तो इस घर वापसी का जो है काम है, इसको कहीं ना कहीं हमें पूर्वजों, हमारे मठ मंदिरों को लेना होगा। और एक बात और मैं आपको सोचूं, हम लोग कितने भटके हुए लोग हैं। अभी हम लोग गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं ना। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण रोकने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश काटा गया था, केवल 2 कारणों से काटा गया था। वो धर्मांतरण रोक रहे थे, घर वापसी करा रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी के पूरे सम्मान में पूरे देश में सेमिनार हो रहा है, डाक टिकट जारी हो रहा है, शबद कीर्तन हो रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे माला चढ़ाया जा रहा है, प्रभात फेरी निकल रही है, रक्तदान शिविर हो रहा है, लंगर चल रहे हैं। ये जितने काम हो रहे हैं, जितने कार्यक्रम हो रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, इसमें से उसमें उनकी कोई अंतिम इच्छा हो रही है क्या? पूरी हो रही क्या? जोर से बोलिए जरा। लायक बेटों का काम क्या है कि जो हमारे जो पूर्वजों की इच्छा थी उसको पूरा करना। जो संतान अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरी करे उसको कहते हैं लायक, और जो पूरी इच्छा ना करे उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। नालायक। हम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं क्या? इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो धर्मांतरण के लिए बलिदान किया, वो धर्मांतरण कैसे रुकेगा, इस पर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी घर वापसी करा रहे थे, और आज की डेट में गुरुद्वारों में घर वापसी हो रही है क्या? नहीं। तो अगर वास्तव में हम अपने गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करते हैं, अपने भगवान का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हमें सारे मठ मंदिरों को सबसे पहले घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपने सारे गुरुद्वारों को घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ जैसे कर सकते हैं हमें घर वापसी कराना चाहिए। इससे देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, और भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? अब लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं 90% धर्मांतरण 1 साल के अंदर रोकने की गारंटी लेता हूं। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। लेकिन आज तक घोषित नहीं किया गया। जो बात आपको समझ में आ रही है, मैंने आपको सिखाया तो नहीं था ना कि हाँ हाँ बोलना, आपने खुद ही बोला। जो बात आपको समझ में आ रही है, हमारे सांसदों को समझ में क्यों नहीं आ रही है?
धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसए। उस एनएसए में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। चूंकि लिखा नहीं है तो पुलिस लगाती नहीं। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए। अनलॉफुल। और अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है यूएपीए, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये हमारे पास ये बीएनएस है, बीएनएस के सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। अब सेक्शन 111 में चोरी, लूट, झपटमारी, ऑर्गेनाइज क्राइम लिखा हुआ है, धर्मांतरण हमने इसमें लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं तो पुलिस कैसे लगाएगी? धर्मांतरण से बड़ा आतंकवाद कुछ है ही नहीं है। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और एक्ट ऑफ टेररिज्म इसमें सेक्शन 113 लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसमें लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, हमें झूठ पढ़ाया गया। अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। दोनों का टारगेट एक ही था। एक का टारगेट था इस्लाम को फैलाना, दूसरे का टारगेट क्या था? क्रिश्चियनिटी को फैलाना। हाँ, सत्ता के जरिए फैलाना आसान हो जाता है, इसलिए उन्होंने पहले सत्ता हासिल कर लिया, उसके बाद फैलाना शुरू कर दिया। और जो वेजिंग वॉर हो सेक्शन 147 है, लेकिन हम सेक्शन 147 हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। धर्मांतरण हमारी एकता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण हमारी अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण भाईचारा के लिए खतरा है कि नहीं? और उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन हमने इसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए खतरा है। तो पुलिस लगाएगी नहीं। जब लगाएगी नहीं तो सजा नहीं मिलेगी। सजा नहीं मिलेगी तो खौफ नहीं पैदा होगा, और भय बिन होए न प्रीत, बिना खौफ के आपका धर्मांतरण रुकेगा नहीं। मैं आज आप लोगों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, भाईचारा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दिया जाए। एक कानून है, उसका नाम है मकोका। सुना है कि नहीं सुना आपने? वो ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए। महाराष्ट्र में मकोका कहते हैं, गुजरात में गुजकोका कहते हैं, यूपी में उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। सभी राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए अपना एक कानून है, लेकिन उस मकोका में भी नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। गुजरात के गुजकोका में भी नहीं लिखा हुआ है धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो नहीं है तो पुलिस लगा नहीं रही है। जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। भाई, देश तभी मजबूत होगा जब आज के बाद से धर्मांतरण रुक जाए और आज के पहले जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो घर वापसी कर ले। दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मांतरण भी चलता रहे, घर वापसी भी चलती रहे। पता चला 100 लोग कन्वर्ट हो गए, 2 लोगों की घर वापसी करा के हम ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे, चलो हमने 2 की करा लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। जहां साल में 40 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें से अगर हमने 4000 की घर वापसी करा लिया तो ऊंट के मुंह में जीरा है ये। तो आपको पहले कानून बनाना पड़ेगा कि धर्मांतरण आज के बाद बंद हो जाए, फिर घर वापसी के लिए योजनाएं लानी पड़ेगी, तब जाके देश मजबूत होगा, देश सुरक्षित होगा। इत श्री द्वितीय अध्याय समाप्त। भारत माता की। एक मेरी PIL SIR पे चल रही है। ये 5 अध्याय की कथा नहीं है, केवल 3 अध्याय की कथा है। ये तीसरा अध्याय कहने जा रहा हूं, इसलिए टेंशन मत लेना। लंच के टाइम तक आप अपने घर पहुंच जाओगे। ये भोजन बना भी है, बना है ना? हाँ, तब ठीक। नहीं, मुझे माताओं की टेंशन पता, घर जाके इनको फाफड़ा, थेपड़ा, अच्छा नाम भी बड़े खतरनाक। बोले क्या? बोले फाफड़ा। ऐसे लगता कोई खतरनाक कोई। बोले क्या? ये थेपला, फाफड़ा, चापड़ा, जलेबी।
हमारे पूर्वज कहते थे, न रहेगा बांस, जोर से बोलिए, न रहेगा बांस। इस सिद्धांत को हमने आज तक कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। सरकारों ने इस सिद्धांत को आज तक लागू ही नहीं किया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। 2017 मैंने PIL फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। उसके पहले मैंने 1 साल रिसर्च किया था, वो PIL फाइल करने के पहले। तो उसके पहले मेरा कार्यक्रम था सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में। तो मैं, जो आयोजक थे मारवाड़ी समाज के लोग थे, साल में मेरा 50 कार्यक्रम मारवाड़ी समाज के लोग करते हैं, और 25 कार्यक्रम लगभग गुजरात के लोग करते हैं। वो देश के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं, वो बुलाते रहते हैं। उसमें पटेल भी हैं, लव पटेल भी हैं, कुश पटेल भी हैं, बाकी सब हैं। 25 कार्यक्रम, तो 75 कार्यक्रम ऐसे हो जाता है। बाकी लगभग 50 कार्यक्रम बाकी लोग मिलके करते हैं। मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी गया तो मैंने कहा जरा मुझे बॉर्डर देखना है, तो ले गए दिखाए। तो हमने कहा बॉर्डर, गाड़ी रोक दिया, हमने कहा बॉर्डर कहाँ है? बोले यही तो है। हमने कहा बॉर्डर कहाँ है? बोले बस ये देख लीजिए, ये सड़क है, इधर वाला भारत है, उधर वाला बांग्लादेश। तो हमने कहा ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, बोले ऐसे तो आते हैं। फिर बाद में पता चला वहाँ 2000 रुपये पर हेड लेते हैं हमारे जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अंदर लेने का, और गाय को ले जाने का 500 रुपये लेते हैं। तो भारत से गाय कटने के लिए बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश से गाय खाने के लिए लोग इधर आते हैं। आने का, इंसान के आने का रेट 2000 पर हेड, और गाय का जाने का रेट 500 रुपये पर हेड। अंदर आते हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग अपना, जैसे यहाँ टूर ट्रेवल वाले एयरपोर्ट के पास खड़े रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास टिकट बनाने वाले एजेंट खड़े होते हैं। ऐसे ही अंदर आने पे वहाँ पे एजेंट हैं, वो पूरा पैकेज है। 2000 रुपये बॉर्डर पे दे के आए, अंदर आए, 2000 रुपये में कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बन गया, एक डॉक्यूमेंट उनके पास बन गया। दलाल को पकड़ा, 2000 रुपये पकड़ाया, राशन कार्ड बन गया। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर दलाल को पकड़ा, 2000 रुपये में नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट। मुंबई का रेट हो सकता 3000 हो, बड़ा शहर है। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ा, 2000 रुपये में डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, RTO ऑफिस के दलाल को पकड़ा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या रेट चल रहा है? 4000 के आसपास होगा, दिल्ली में 3000 है। तो 4000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद किसी पार्षद और प्रधान को पकड़ा। बोले साहब देखो हमारे पास सब 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट हैं, हम 100 लोग हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। पार्षद और प्रधान का जो चुनाव का डिफरेंस कितना होता है, वो जीत और हार का फैसला कितना होता है? 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट से। तो जो व्यक्ति पार्षद प्रधान बना हुआ है, अगली बार भी वो पार्षद प्रधान बना रहे, उसके लिए क्या करता है? बाकी वोट की चिंता करता है, 100 वोट अपनी फिक्स कर लेता है। और तो घुसपैठ का मूल कारण क्या है? जोर से बोलिए जरा। घूसखोरी। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? घूसखोरी। एक BSF का कमांडेंट पकड़ा गया है, गूगल करके देख लेना, उसके पास से 22 करोड़ रुपए मिले हैं बंगाल के बॉर्डर पे। अगर उसने एक पर हेड 2000 रुपए लिया तो 22 करोड़ रुपए मिलने का मतलब उसने 1,10,000 लोगों को अंदर करा दिया। ये गद्दारी है कि नहीं है? वो जो 1,10,000 को अंदर कराया, उसने तो 22 करोड़ लेकर अपने कोठी ओठी बना लिया, लेकिन वो जब चाकू मारेंगे तो किसको मारेंगे? उसको मारेंगे, आप लोगों को मारेंगे। जरा जोर से बोलिए। अराजकता वो आपके साथ करेंगे, उसके साथ करेंगे जो 22 करोड़ लेके बैठा हुआ है। ये भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये भ्रष्टाचार हमारे लिए कैंसर के समान है। सारे देश विरोधी काम कैश में होते हैं। तो मेरे साथ जोर जोर से बोलिए, घूसखोरी कैश में। जोर से बोलिए। मैं आगे आगे बोलूंगा, आपको पीछे एक शब्द बोलना है, कैश में। घूसखोरी कैश में। और जोर से। घूसखोरी कैश में। कमीशन खोरी कैश में। जमाखोरी कैश में। कालाबाजारी कैश में। मिलावट खोरी, मुनाफाखोरी, नशा तस्करी, कैश में। 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 कैश में।
मानव तस्करी
हथियार तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववादियों की फंडिंग, आतंकवादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, फिरौती अपहरण, लब जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, ड्रग कारोबार, घुसपैठियों की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, संतरी जी, लेखपाल, पटवारी, कानून गो, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, गद्दारों की फंडिंग, जासूसों की फंडिंग, देश विरोधी नेताओं की फंडिंग, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, गद्दारों की फंडिंग, देश विरोधी लेखकों की फंडिंग, देश विरोधी नेताओं की फंडिंग, देश विरोधी पत्रकारों की फंडिंग, देश विरोधी यूट्यूबरों की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस तो कैश खत्म कर दो, इतनी सारी समस्याएं खत्म। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। सरकार के आंकड़े हैं, हमारे चार्टेड अकाउंटेंट भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए। और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ बंद हो जाएगी। आज की डेट में 150 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ आधार बन चुका है। हर परिवार में 3-4 आधार बना हुआ है। अगर हम आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन शुरू कर दें और जिस सामान की एमआरपी 999 से ऊपर है वहां पे कैश लेन देन बंद कर दें, यानी 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है। 55 करोड़ तो जनधन खाते खुल गए। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज के पहले ये बात मैं नहीं कह सकता था, लेकिन आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 125 करोड़ आधार है, इसका मतलब ये हुआ अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 10,000 से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और चीन की तरीके फांसी देने के लिए कानून बना दे, मैं कहता हूं भारत सुरक्षित हो जाएगा। जासूसी भी खत्म, गद्दारी भी खत्म, फर्जी वोटर भी खत्म, घुसपैठिए भागना शुरू करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगी, लेकिन इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हम तो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, हमारे लिए तो बड़ी समस्या लेके आ गए, हमारा सारा काम ही कैश में होता है। सोच रहे हैं क्या हमने बला बुला लिया, ये तो हमको ही कड़वी दवाई देके जा रहे हैं। अरे भैया, हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या किया। गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही उनके भाई, उनके मतीदास जी को, सतीदास जी को, भाई दयाला जी को, एक को ऊपर से नीचे काटा गया। बोले सनातन धर्म इस्लाम कबूल करोगे? बोले ना, काट दिया। दूसरे को रुई से लपेट के जलाया गया। जलाने के माचिस लगाने से पहले पूछे कन्वर्ट करोगे क्या? बोले ना, जला दिया। तीसरे को खौलते पानी में डालने से पहले पूछा करोगे क्या? बोले नहीं, खौलते पानी में डाल दिया। हमारे पूर्वजों ने तो क्या क्या परेशानियां देखी हैं। हमारी माताओं ने तो जौहर किया है सम्मान की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। क्या हम सब लोग मिलकर इतना नहीं काम कर सकते कि ठीक है थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा बिजनेस व्यापार में इधर उधर होगा,
कुछ दिन के लिए समस्याएं आएंगी, लेकिन देश तो सुरक्षित हो जाएगा, हमारे बच्चे तो सुरक्षित हो जाएंगे। अरे आप जिनके लिए 4 BHK 5 BHK बना के जा रहे हो, अगर वही खतरे में है तो आपका 4 BHK 5 BHK किस काम आएगा? नाइनटीन 47 में जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ा, मैं वकालत करने आया, तो मुझे सबसे पहले भगवान की शायद कृपा थी, मैंने राम जेठमलानी जी का चैम्बर ज्वाइन किया। क्रिमिनल के बहुत बड़े वकील, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। उनसे एक दिन मैंने पूछा, हमने कहा सर कब पता चला कि आपको भागना पड़ेगा? राम जेठमलानी जी अपने समय के उस भारत मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के सबसे कम उम्र में पास करने वाले 10वीं पास करने वाले थे। भारत में लोगों को पता ही नहीं है कि राम जेठमलानी जी ने 14 साल की उम्र में 10वीं पास किया था और टॉप किया था। और पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के वकील वही हैं। 17 साल में लॉ कंप्लीट करने वाले हमारे गुरु स्वर्गीय राम जेठमलानी जी हैं। उस समय वकालत करने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल थी, तो लॉ कर लिए, बोले 1 साल बैठूंगा नहीं, उन्होंने केस डाल दिया, बोले लॉ किया है, हमको प्रैक्टिस करने की छूट दिया जाए। तो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार कोर्ट के जरिए वकालत शुरू करने वाले राम जेठमलानी हैं। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर कब पता चला कि जाना पड़ेगा? बोले बेटा तुम्हें अगर 24 घंटे पता चल जाए कि भागना पड़ेगा तो क्या क्या करोगे? हमने कहा सर ज़मीन जायदाद का सौदा तय कर लूँगा, जितना मैक्सिमम होगा बयाना वयाना ले लूँगा और सोना चांदी ले लूँगा और बैठ जाऊँगा। बोले बेटा मैं तो 10 रुपये लेके भागा था। तो तुम खुद समझ सकते हो कि हमें कितनी देर पहले पता चला। बोले उस समय पता चलना तो छोड़ो, जो जहाँ था वो वहीं से भागा, जो स्कूल गया था स्कूल से भागा, जो खेत में था वो खेत से भागा। ऐसा भी नहीं हुआ कि पूरे परिवार इकट्ठा हो के फिर भागे, ऐसा भी मौका नहीं मिला था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाद में वो देश के मंत्री भी बने, वो तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, उनकी पत्नी वहीं रह गई। क्या हुआ उनकी पत्नी के साथ अब बताने नहीं चाहूँगा। सोचिए ज़रा क्या स्थिति थी कि आदमी भाग रहा है और अपनी वाइफ को लेकर नहीं भाग रहा है, भाग पा रहा है। कोई अपनी माँ को लेकर नहीं भाग पाया, कोई अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाया। क्या स्थितियाँ रही होगी? क्या आप चाहते हो कि फिर से यही हो? ज़रा जोर से बोलिए ज़रा। तो थोड़ा बलिदान तो करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित बनाने के लिए हम कहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, साल में 1 करोड़ का काम करते हैं, 90 लाख का काम कर लेंगे, 80 लाख का काम कर लेंगे। अरे 1 साल नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर लेंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते? जोर से बोलिए ज़रा। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा काम मैं बता रहा हूँ आपको। ये बड़ा काम तभी होगा जो दिक्कत जिनको आने वाली, जब वो कहेंगे साहब एक काम करो बाकी छोड़ो, हम तैयार हैं, ऑपरेशन करो। जब तक पेशेंट नहीं बोलेगा हम कड़वी दवा खाने के लिए तैयार हैं, हम इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हैं, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तब तक डॉक्टर करता है क्या? जोर से बोलिए ज़रा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कंसेंट लेता है कि नहीं? मरीज कहता है कि हाँ ऑपरेशन करो कि नहीं? तो आपको कहना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस समय डॉक्टर दिल्ली का बहुत बढ़िया है। और छोटा वाला डॉक्टर भी अच्छा है, बड़ा वाला तो अच्छा है, अच्छा छोटा वाला भी अच्छा है। तो भैया यही अवसर है, ऑपरेशन करवा लो, सर्जरी करवा लो, सुन्न करना पड़े सुन्न करने के लिए बोलो, जो करना है जो करने के लिए बोलो, लेकिन आवाज़ उठाओ। हमको सुरक्षित भारत चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित देश बनाना है। इसलिए डॉक्टर तुम्हें जो ऑपरेशन करना है उसको पूरा एनओसी दे दो डॉक्टर को। डॉक्टर को दिल्ली तक पता चलना चाहिए कि बॉम्बे वाले बैठ के कह रहे हैं जी ऑपरेशन करो, हम तैयार हैं। भारत माता की इत्र श्री तृतीयो अध्याय समाप्त। भारत माता की, भारत माता की। भारत का विभाजन 1947 में हुआ था।
हुआ था ना? भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? जोर से बोलिए जरा। धर्म की, फिर वही गलती, धर्म के आधार पे नहीं। हाँ, देखिए ये जो पेड़ के तनों से अच्छा तो पेड़ की डालें हैं, वो जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें, वो सब इधर से आवाज आई नहीं, मजहब के आधार पे। भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? तो जब इस देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। इतना जोर से नहीं, और तेज। इस देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? तो मजहब के आधार पे नियम कानून होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे वजीफा होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए क्या? मजहब के आधार पे कॉलेज होना चाहिए क्या? इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए और एक देश एक विधान लागू किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमने ये कहा कि जब देश का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया तो फिर मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक देश एक विधान, एक देश एक देश। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि संविधान की व्याख्या किसको करना है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को। सुप्रीम कोर्ट के जज, चलो वर्तमान वाले तो ठीक है, पहले वाले कौन थे? पहले सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जज बने जिनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे या वो खुद बैरिस्टर थे। चूंकि वो अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे तो उनकी सोच भी क्या थी? अंग्रेजी। ना उन्होंने वेद पुराण पढ़ा था ना बाइबल कुरान पढ़ा था, लेकिन कहते थे वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। जब ना उन्होंने धर्म को समझा ना उन्होंने मजहब को समझा, लेकिन संविधान में जहां रिलीजन शब्द लिखा हुआ है उसको उन्होंने धर्म समझ लिया। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजों ने कई गलतियां किया, कई गलत फैसले हो गए। उन फैसलों को मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं ठीक कराने के लिए। जैसे संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन कई जगह गलत फैसले हो गए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया। संविधान रीतियों की इजाजत देता है, लेकिन कई बार कुरीतियों को भी इजाजत मान लिया गया। भारत का संविधान रीतियों की इजाजत देता है, कुरीतियों की नहीं। भारत के संविधान प्रथा की इजाजत देता है, कुप्रथा की नहीं। भारत का संविधान सत्य बोलने की इजाजत देता है, झूठ बोलने की नहीं। भारत का संविधान प्रेम करने की इजाजत देता है, नफरत करने की नहीं। इसलिए आज मुंबई से आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूं और कुछ मुझे पता है कि वीडियो पहुंच जाएगा, हमारे माननीयों तक पहुंच जाएगा। जो मजहब इक्वलिटी को ना मानता हो और संविधान कहता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन अगर कोई मजहब आर्टिकल 14 को मानता ही नहीं इक्वलिटी को, तो क्या उस मजहब को भारत में भारत का संविधान इजाजत देगा क्या? जोर से बोलिए जरा। जो संविधान कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करना, लेकिन अगर कोई मजहब रिलीजन के आधार पर भेदभाव करता है, पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव करता है, इबादत के आधार पर भेदभाव करता है, जीवन जीने के तरीके के आधार पर भेदभाव करता है, कपड़ों के आधार पर भेदभाव करता है, क्या उस रिलीजन को, उस किताब को भारत का संविधान मान्यता दे सकता है क्या? जोर से बोलिए। लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज इस बात को समझ नहीं पा रहे। ये संविधान भारत का है या पूरी दुनिया का है? जोर से बोलिए जरा। ये संविधान अमेरिका और इंग्लैंड का है या भारत का? ये अरब, दुबई, कुवैत का है या भारत का है? तो ये संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करेगा, अरब, दुबई, कुवैत की संस्कृति को मजबूत करेगा? ये संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करेगा या अमेरिका और यूरोप की संस्कृति को मजबूत करेगा? इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन इसको हमें समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इतनी मतलब
देखो सब बता दे, ऐसे लगता है सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हो गए। अब हो क्या रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये ना संविधान में लिखा हुआ है ना किसी कानून में लिखा हुआ है। हु इज माइनॉरिटी गॉड नोस। भारत वाले नहीं जानते माइनॉरिटी कौन है, लेकिन सब कुछ माइनॉरिटी के नाम पे चल रहा है। अरे भैया, अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जिसकी संख्या कुछ 100 हो। अल्पसंख्यक की यूनिट 100 हो सकती है, या चलो भारत बड़ा है तो माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, या चलो और भारत बड़ा है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है, माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ हो सकती है। क्या जोर से बोलिए जरा। तो इस देश में जिसकी संख्या करोड़ों में है वो माइनॉरिटी हो सकता है क्या? इस देश में केवल यहूदी और बहाई ही माइनॉरिटी हो सकते हैं, पारसी माइनॉरिटी हो सकते हैं, बाकी कोई माइनॉरिटी नहीं हो सकता। लेकिन संविधान की शपथ लेने वालों को जो बात आपको समझ में आ रही है उनको समझ में नहीं आ रही। क्या करूं, कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, आप इसको समझिए। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। यूएन कहता है ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, कोई आर्थिक वजूद न हो, कोई राजनीतिक वजूद न हो और संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। इस देश में ऐसे लोग जो 150 लोकसभा में तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस देश में ऐसे लोग जो भारत की 800 विधानसभाओं में तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस देश में वो कम्युनिटी जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ नहीं बल्कि 25 करोड़ हो चुकी है, यानी बस अमेरिका से थोड़ी सी कम है, उसको कह रहे हैं नहीं नहीं वो माइनॉरिटी है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वैसे भी भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जरूरत पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान के सब लोग एक समान नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फेयर मिस्टेक जरूरत बांग्लादेश में है, क्योंकि बांग्लादेश में सब लोग एक समान नहीं है। बांग्लादेश सेकुलर देश नहीं है, पाकिस्तान सेकुलर देश नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फेयर मिस्टेक जरूरत तो अफगानिस्तान में है, क्योंकि अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहां सब एक समान नहीं है। भारत में जहां सब लोग एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, 15, 19, बोलने का अधिकार, भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, टहलने का अधिकार, व्यापार का अधिकार, हर चीज की स्वतंत्रता, सबको एक समान है। फिर इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जरूरत है क्या? सबसे बड़ा ब्लंडर तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 की व्याख्या में किया। किसी ने आर्टिकल 30 की आवाज दिया था, इसलिए मैंने अच्छा याद दिला दिया उन्होंने। हाँ, भारत के संविधान का आर्टिकल 30 कहता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो भाषा के आधार पे बहुत कम है या मजहब के आधार पे बहुत कम है, उनको स्कूल खोलने का अधिकार है, ये कहता है संविधान। लेकिन संविधान की पढ़ने वालों ने पता नहीं कौन सा चश्मा पहना, भारत का चश्मा था या अरब का चश्मा था, भारत का चश्मा था या अमेरिका का चश्मा था, कम से कम भारत का तो नहीं था। उन्होंने आर्टिकल 30 में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्या किया? आर्टिकल 30 कहता है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब पहले तो यह तय हो जाए कि ये माइनॉरिटी किस लेवल पे देखी जाएगी, नेशनल लेवल पे देखी जाएगी, स्टेट लेवल पे देखी जाएगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखी जाएगी। पहले तो आपको यूनिट तय करनी पड़ेगी। दूसरा, परसेंटेज क्या होगा, संख्या क्या होगी, और तीसरा, केवल भारत के जो रिलीजन है उसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी देखा जाएगा या पूरी दुनिया में देखा जाएगा? अगर पूरी दुनिया में देखा जाएगा तो दुनिया में तो 1100 रिलीजन है, तो फिर तो 1100 माइनॉरिटी होनी चाहिए भारत में, अगर रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी देखना है। अगर लैंग्वेज के आधार पर देखना है तो भारत में 6.5, दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें से लगभग 400 भाषा भारत में बोली जाती है। फिर तो 400 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए और जो 1100 रिलीजन है उसमें से लगभग 100 रिलीजन भारत में रहते हैं, 100 रिलीजियस माइनॉरिटी हो गए। अरे भैया, अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखना है तो भारत के अंदर देखा जाएगा। अगर तमिलनाडु में कोई गैर तमिल है, उसकी संख्या कम है, उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मान लेंगे। महाराष्ट्र में कोई ऐसा है जो मराठी नहीं बोल पा रहा है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया।
कर्नाटक में जो कन्नड़ नहीं बोल पा रहा है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गया। ऐसे ही लैंग्वेज रिलीजन के आधार पे अगर आपको देखना है, अगर रिलीजन के आधार पे देखना है, तो जो भारत के रिलीजन जो इक्वलिटी को मानते हैं, जस्टिस को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी को मानते हैं, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, उनमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो विदेशी रिलीजन है, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत की प्रियम्बल में लिखा हुआ लिबर्टी ऑफ थॉट, विदेशी रिलीजन लिबर्टी ऑफ थॉट देता है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ लिबर्टी ऑफ बिलीफ, विदेशी रिलीजन लिबर्टी ऑफ बिलीफ देता है क्या? जोर से बोलिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, विदेशी रिलीजन लिबर्टी ऑफ वर्शिप देता है क्या? नहीं। वो कहता है जैसे मैं इबादत करता हूं ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं जो किताब पढ़ता हूं इसी किताब को सच मानना पड़ेगा। आप उस किताब के ऊपर बहस भी नहीं कर सकते, उस किताब के ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। जो लिबर्टी ऑफ थॉट छीन लेता है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ छीन लेता है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप छीन लेता है, आपकी सोचने की स्वतंत्रता छीन लेता है, आपको वस्त्र की स्वतंत्रता छीन लेता है, आपको मेकअप करने की स्वतंत्रता छीन लेता है, आपकी सारी आज़ादी छीन लेता है, आपको त्यौहार मनाने की फ्रीडम छीन लेता है। क्या ऐसे रिलीजन को भारत में आप माइनॉरिटी का दर्जा देंगे क्या? और अगर ऐसा देंगे तो फिर भारत का आप विनाश कर रहे हैं। हिरन और भेड़िया एक समान होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। ये बात आपको समझ में आ रही है? हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब जितना राशन पानी भेड़िए हिरन को देना है उतना ही राशन पानी भेड़िए को देना है। नतीजा क्या होगा? भेड़िया एकदम, और बाद में किसको खाएगा? हिरन को खाएगा। क्या बबूल और आम एक समान होते हैं क्या? लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले कह रहे हैं बबूल भी ट्री है, आम भी ट्री है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना खाद पानी आप आम को दे रहे हो उतने खाद पानी बबूल को दो। बाद में नतीजा क्या होगा? पहले बबूल का छोटा छोटा कांटा था, खाद पानी पाके बबूल का। और याद रखिएगा, बबूल और आम एक जगह का आपको पूरी दुनिया में कहीं दिख ही नहीं सकते। या तो आम होता है या तो बबूल होता है। आम के बगल में बबूल लगाएंगे तो भी आम सूख जाएगा, बबूल के बगल में आम लगाएंगे तो भी आम सूखेगा। आम और बबूल एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। लकड़बग्घा और गाय, लकड़बग्घे के बगल में गाय बांध दीजिए, गाय के बगल में लकड़बग्घा बांध दीजिए, 5 साल 2 दिन के बाद कौन बचेगा वहां? जोर से बोलिए। हिरन और भेड़िया एक बगल में बांध दीजिए, 5 घंटे के बाद वहां कौन बचेगा? इतनी छोटी सी बात हमारे संविधान की शपथ लेने वाले समझ नहीं पा रहे। केवल और केवल जबरदस्ती अपने आप को बड़ा टैलेंटेड समझते हैं, लेकिन बेसिक ग्राउंड रियलिटी समझ नहीं पा रहे। आर्टिकल 30 को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आर्टिकल 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत देता है, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत देता है, रिलीजियस एजुकेशन खोलने की नहीं देता। आर्टिकल 30 की अब तक गलत व्याख्या होती रही है। आर्टिकल 30 कहता है जो भारत में एकदम कम है, संख्या में नगण्य है, चाहे वो मजहबी आधार पे, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे, वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, लॉ कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, यूनिवर्सिटी खोल लो, BA BSc कॉलेज खोल लो। वो मदरसा खोलने की इजाज़त नहीं देता, वो मिशनरी स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए आर्टिकल 30 से पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 और आर्टिकल डाल दिया जिस पे आज तक कभी चर्चा ही नहीं होती है। पहले आर्टिकल 27 में कहा कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म को प्रमोट सरकार नहीं करेगी। रोक किस पे लगाई? जोर से बोलिए। मजहब को। आर्टिकल 28 में कहा कोई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाई। किस पे रोक लगाई? मजहबी तालीम पे। लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वालों को धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था। इसलिए जहां लिखा था कि मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा, उन्होंने सोचा तो धर्म को प्रमोट करने पे रोक लगा दिया।
जहां ये लिखा था मजहबी तालीम नहीं होगी, यानी कोई कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, ना बाइबल सिखाया जाएगा, उन्होंने सोचा अच्छा इसका मतलब भगवत गीता पे भी रोक है, रामायण पे भी रोक है। अरे भैया, रामायण भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ हैं, बाइबल और कुरान मजहबी पुस्तकें हैं। अंतर क्या है? भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं, मजहबी किताबें वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाती। धार्मिक जो हमारे भगवत गीता, रामायण वन अर्थ वन फैमिली सिखाते हैं, बाइबल कुरान वन अर्थ वन फैमिली नहीं सिखाती। धार्मिक यहाँ पे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो इक्वलिटी सिखाते हैं, जस्टिस सिखाते हैं, लिबर्टी सिखाते हैं, बिलीफ सिखाते हैं, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। भारत के संविधान के प्रियम्बल में जितने शब्द लिखे हुए हैं ये हमारे उपनिषदों के शब्द हैं, ये बाइबल कुरान के नहीं है। तो आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। और आर्टिकल 30 में कह दिया कि जो भाषाई रूप से कम है, मजहबी रूप से कम है, वो अपना स्कूल खोल सकता है, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। लेकिन इस संविधान की शपथ लेने वालों ने देश का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया, जबकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर होता है। वहाँ केवल और केवल इस्लाम सिखाया जाता है। मदरसे में ह्यूमैनिटी नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं सिखाया जाता, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं सिखाई जाती। वहाँ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं होता। वहाँ तो आज भी सिखाया जा रहा है 21वीं शताब्दी में कि पृथ्वी, जोर से बोलिए, चपटी। और इस कदर हद तक सिखा दिया गया है कि कोई वैज्ञानिक हो वो चुपचाप तो बताएगा नहीं पृथ्वी गोल है, लेकिन अगर मीडिया वाले कैमरे पे जाके पूछें हाँ भाई बताओ क्या है, वो या तो चुप रहेगा, नहीं कहेगा पृथ्वी चपटी है। आज तक आपने किसी बड़े तथाकथित को सुना किसने बोला हो पृथ्वी गोल है? जोर से बोलिए। ये अंतर है। दुर्भाग्यवश माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चैलेंज किया हुआ है। मैंने ये भी कहा है यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, और हो सकता है इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड से हो जाएगा। इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से हो जाएगा। और भारत में था, और संविधान भी यही कहता है। संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। आपका बच्चा टॉपर हो लेकिन बिना कोचिंग किए उसका IIT में सिलेक्शन हो सकता है क्या? जोर से बोलिए। बिना कोचिंग किए NDA में सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिना कोचिंग किए उसका MBBS में सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिना कोचिंग के उसका क्लैट में सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। नतीजा ये है जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। अंत में मजबूर होकर आपको अपने बच्चे को कोचिंग करानी पड़ती है। हमने तो कोचिंग नहीं किया। आप में से जो पुराने 1980 के दशक में है, कोई कोचिंग होती थी क्या? जोर से बताइए भैया। बिना कोचिंग किए इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हो गए, और आज कोचिंग करने के बाद भी लोग बड़े मुश्किल से इंजीनियर, डॉक्टर बन पा रहे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। और इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? जोर से बोलिए। आज की डेट में कृष्ण और सुदामा, एक गरीब एक अमीर एक साथ पढ़ सकता है क्या? नहीं। राजा दशरथ जो राज परिवार के राजकुमार, छत्री, और सुमंत जो एक दलित परिवार के, केवट परिवार के, मल्लाह परिवार के गरीब, एक साथ पढ़े थे। और नतीजा ये हुआ कि वहीं गुरुकुल में दोस्ती हो गई। तो जब दशरथ जी राजा बने, उनका दोस्त था ही सुमंत, उसको अपना मुख्यमंत्री बना लिया। इस देश में करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं जो दिखाते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। दुर्भाग्यवश हमने उसको बदल दिया। इसलिए एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा है इस राइट टू एजुकेशन को इक्वल शब्द जोड़िए, इसको बनाइए राइट टू इक्वल एजुकेशन। अगर इस देश में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते क्या? जोर से बोलिए जरा।
इस देश में जितने पूरे केंद्रीय विद्यालय हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, सारे के सारे केवीएस का सिलेबस एक समान होता है कि नहीं होता? होता है। अरे भाई, गणित का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। मैथ का सिलेबस हो सकता है एक, केमिस्ट्री का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, तो बचा फिर क्या? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस पूरे देश का एक नहीं हो सकता? हाँ, भाषा की बात है तो ठीक है, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़ेंगे, कश्मीर वाले कश्मीरी में पढ़ेंगे, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? और मदरसा तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आज आपके सामने फिर से कह रहा हूं, भारत के संविधान में अगर कोई मुझे एक बार मदरसा शब्द दिखा दे, मैं आजीवन सार्वजनिक रूप से मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इस पे मैं किसी से भी खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। मदरसा बोर्ड तो भूल जाइए, मदरसे की डिग्री वैलिड हो गई है। संविधान कहता है मदरसा नहीं होना चाहिए, मदरसे की डिग्री वैलिड हो गई है। मदरसों के टीचर को सैलरी दी जा रही है। जिन मदरसों में सिखाया जाता है भगवान राम को मानना अपराध है, भगवान कृष्ण की पूजा करना हराम है, त्योहार मनाना हराम है, भारत की संस्कृति हराम है, भारत की परंपरा हराम है, उमिया माता का दर्शन करना हराम है, भगवान कृष्ण स्वामीनारायण के मंदिर में जाना हराम है, उन मदरसों को वेतन भत्ता जानते कहां से मिलता है? आपके पैसे से, आपके पैसे से। आवाज उठाई आपने, उठाना पड़ेगा। आवाज उठाइए। उठाने का तरीका सोशल मीडिया यूज करिए। नाम उसका सोशल मीडिया, लेकिन हम उसको यूज करते हैं एज ए पर्सनल मीडिया। हमने कभी नाम पे ध्यान नहीं दिया। नाम क्या है उसका, और यूज कैसे करते हैं? पर्सनल मीडिया। तो सोशल मीडिया का कैसे यूज करना? कितने लोग फेसबुक पे हाथ उठाइए जरा। चलिए, बड़े मात्रा में। आपका नाम क्या बहन जी? हेमलता। तो अभी आपके मान लो 500 फ्रेंड होंगे, 800 होंगे, तो भारत में 5000 हेमलता मिल जाएंगी क्या? हैं? आप 5000 हेमलता को अपना फ्रेंड बना लीजिए। आपका क्या नाम बहन जी? ममता। तो भारत में 5000 ममता हैं क्या? होंगी। तो आप 5000 ममता को अपना फ्रेंड बना लीजिए। प्रकाश भाई, भारत में 5000 प्रकाश हैं कि नहीं? तो आप 5000 प्रकाश को अपना फ्रेंड बना लीजिए। हम क्या करते हैं? अपने जाति वालों से ही सोशल मीडिया में फ्रेंडशिप करते हैं। जाति वालों को सोशल मीडिया में फ्रेंड क्यों बनाना? अरे वो तो आपके वास्तव में डायरेक्ट मित्र हैं, वो तो आपके डायरेक्ट फ्रेंड है। उनको तो जो सुख दुख लेना है वो फोन से कर लो, आपस में मिलके कर लो। उनको सोशल मीडिया में अपनी बर्थडे वाली फोटो क्यों दिखाना? उनको तो बर्थडे मनाओ, डायरेक्ट बुला लो उनको। हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया में बर्थडे की फोटो डाल दिया, शादी की फोटो डाल दिया, विवाह की फोटो डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। काम की चीज डालते ही नहीं है इस देश में। इसलिए मैं सभी सनातनियों से कहता हूं, फेसबुक जरूर उपयोग करिए और अपने नाम के 5000 फ्रेंड बनाइए। भाई 5000 छूट है ना वहां पे। ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं। इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे? यंग जनरेशन आजकल इंस्टाग्राम यूज करती है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे ये बिटिया बैठी है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? देवांगी। तो 5000 मिल जाएंगी भारत में। अब अपने नाम से फ्रेंड बनाने का फायदा आपको बताता हूं। वैसे क्या होगा, अगर आपने पटेल पटेल ढूंढा तो कुछ गुजरात के पटेल मिल जाएंगे, कुछ यूपी वाले मिल जाएंगे, कुछ बिहार वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने नाम से ढूंढा, जैसे देवांगी है, तो आपको गुजरात में भी देवांगी मिलेगी, यूपी में भी मिलेगी, बिहार में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी, कन्याकुमारी में मिलेगी। देवांगी ब्राह्मण भी होगी, देवांगी क्षत्रिय भी होगी, देवांगी वैश्य भी होगी, देवांगी दलित भी होगी। आपको उमा, रमा, निशी, नेहा, ये हिंदू भी होंगी, जैन भी होंगी, बौद्ध भी होंगी, सिख भी होंगी। तो आपने मुंबई में बैठे बैठे अपना नेटवर्क कितने लोगों तक फैला दिया? 5000। समझ में आई मेरी बात? आपने मुंबई में बैठे बैठे कितने लोगों को कनेक्ट कर लिया? 5000। आपने मुंबई में बैठे बैठे केवल अपनी जाति में अपना कनेक्ट नहीं बढ़ाया, आपने सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित में अपना नेटवर्क फैला दिया। आपने मुंबई में बैठे बैठे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में अपना नेटवर्क फैला दिया। आपने मुंबई में बैठे बैठे गुजराती, मारवाड़ी, तमिलियन, केरलाइट, कन्नड़, यूपी, बिहार सब में अपना नेटवर्क फैला दिया। तो जो बात आपको ठीक लगी आपने वहां लिख दिया।
फ़ायदा क्या होगा? लोगों को दो चीज़ से बड़ा प्यार है, एक अपने नाम से और एक अपनी जाति से। तो जाति वाला मैं नहीं कहूँगा, नहीं फिर कुएं के मेढक बन के रह जाएंगे। नाम से आपने पूरे देश के 5,000 लोगों को जोड़ लिया। अब जिसका अगर अच्छा हो, भाई साहब आपका नाम क्या है? राजेश, तो आप भी 5,000 राजेश को जोड़ सकते, जोड़ेंगे पक्का? और शादी हो गई है, क्या नाम है? धारा, तो धारा को भी 5,000 धारा से जुड़वा दीजिए। तो राजेश और धारा कितने जुड़ गए टोटल? जोर से बोलिए, कितने जोड़ गए? अब धारा आई नहीं होगी, नहीं तो मैं खड़ा कर। अच्छा आई है क्या? तो आपका नेटवर्क कितना हो गया? आप मुंबई में बैठे बैठे 5,000 राजेश, 5,000 धारा, 10,000 लोगों को यहीं से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, नरसों लिखेंगे। 2025 से कुछ न कुछ लिखना शुरू करेंगे तो 2026 में आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बड़ा संतोष होगा मैंने लिखने से। और ज़्यादा मत यूज़ करिए, 5 मिनट के लिए उपयोग करिए, ज़्यादा लंबा नहीं देखना। बस जो कुछ मन में आया, गया, खोला, 2 मिनट के अंदर लिखा, लिख के बाहर। कोई अच्छा वीडियो आया, उठाया, डाउनलोड किया, कर दिए, चल दिए। ऐसे कर सकते हैं क्या? भारत माता की, भारत माता की। तो मेरा ये कहना है, चूंकि मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, इसलिए मजहब के आधार पे सारे स्कीम्स बंद होना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, यूनिफॉर्म सिलेबस हो, यूनिफॉर्म करिकुलम हो। और ये जितने भी मजहब के आधार पे चीज़ें चल रही हैं, इनको बंद कर दिया जाए तो देश सशक्त होगा, देश समृद्ध होगा, देश समावेशी होगा, विकसित भारत बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, पूर्वजों का सपना साकार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट लिया है 25 साल के अंदर बनाने का। उस भारत को बनाने के लिए 2 काम करना पड़ेगा, धर्म की जय और अधर्म का नाश। और दोनों काम साथ साथ करना पड़ता है। जो काम हमारे पूर्वजों ने किया, अगर वही काम हम करेंगे तो जो हमारे पूर्वजों का हश्र हुआ वही हमारा हश्र होगा। क्योंकि बहुत सीधी बात है, अगर इनपुट कॉमन होता है तो आउटपुट भी कॉमन होता है। जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट आएगा। हमें इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा कि दुर्योधन का ननिहाल, जहाँ से माता गांधारी आई थी, वो अफगानिस्तान क्यों बन गया। हमें इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा, राजा भरत का ननिहाल, जहाँ से दुर्योधन का ननिहाल जहाँ से गांधारी आई थी, वो अफगानिस्तान क्यों बन गया। और राजा भरत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान क्यों बन गया। हमारे पूर्वज मंदिर बना रहे थे कि नहीं? जोर से बोलिए। और हम मंदिर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? हमारे पूर्वजों ने गौशाला खोली थी कि नहीं? हम गौशाला खोल रहे हैं कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने यज्ञशाला खोली, हम भी कर खोल रहे हैं। हमारे पूर्वज ऐसे कथा आपस में चर्चा करते थे, हम भी कर रहे हैं। हम नया क्या कर रहे हैं? हम नया क्या काम कर रहे हैं? अरे जो पूर्वज हमारे करते थे अफगानिस्तान में, अगर वही हम भी करते रहेंगे तो जैसे अफगानिस्तान में खत्म हो गए वैसे हम भी खत्म हो जाएंगे। जो हमारे पूर्वज पाकिस्तान में करते थे, अगर वही हम भी करते रहेंगे तो जैसे पाकिस्तान में इंद्र कुमार गुजराल साहब ने सोचा नहीं था कि भागना पड़ेगा, मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के। भागे कि नहीं भागे? जोर से बोलिए। आडवाणी जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2 दिन बाद भागना पड़ेगा, मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के। भागे कि नहीं भागे? राम जेठमलानी कभी ने सोचा नहीं था भागना पड़ेगा, भागे नहीं भागे? आपके पृथ्वीराज कपूर, आपके सुनील दत्त, आपके प्रेम चोपड़ा, आपके अमरीश पुरी, ये भागे कि नहीं भागे? आपके देवानंद भागे कि नहीं भागे? आपके गुलजार भागे कि नहीं भागे? ये पूरा जो कपूर खानदान वहीं से भाग के आया हुआ है। पहले जो बॉलीवुड में फिल्में या मुंबई में थोड़ी बनती थी, पहले भारत फिल्में लाहौर में बनती थी। हमारा जो बॉलीवुड था वो लाहौर में था, मुंबई था ही नहीं। ये तो विभाजन के बाद वहाँ से भाग भाग के आए तो इधर आए बनाए। जो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उन्होंने कभी सोचा होगा कि पंजाब का 2 टुकड़ा होगा? हुआ कि नहीं हुआ? राजा शशांक जो पूरे बंगाल के राजा थे, कभी उन्होंने सोचा होगा कि हमारे बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, कभी उन्होंने सोचा होगा कि उस दिन के बाद कश्मीर से नरसंहार होगा? हुआ कि नहीं हुआ? हम जो नहीं सोचते इसका मतलब वो भी होता है।
इसलिए हमें थोड़ा दूरदर्शी बनना पड़ेगा। मेरी बेचैनी का कारण आपको बताता हूँ। आप आराम से बैठे हुए हैं और मैं आपके सामने हूँ। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके कुर्सी के नीचे सांप बैठा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, और मुझे यहाँ बैठे बैठे आपकी कुर्सी के नीचे सांप दिख रहा है। आप आराम से अपना काम धाम करते हैं, काम धाम करके घूमते हैं, टहलते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, और हम ये नहीं करते। सांप आपके बिस्तर के नीचे भी है, सांप हमारे बिस्तर के नीचे भी है। आपने देखा नहीं इसलिए आप चैन से हैं, मैंने देख लिया है इसलिए मैं बेचैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।